घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कल लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। संकट काल में चंद्र ग्रहण आपके और आपके परिवार के लिए शुभ होगा या नहीं, जानने के लिए देखिए चंद्र ग्रहण स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, कल कोरोना काल में साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और ऐसे में हम सभी के मन में यही सवाल है कि ये ग्रहण हमारे और हमारे परिवार के लिए कितना प्रभावशाली रहेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण किसके लिए कष्टकारी होने वाला है और किसके लिए अमंगलकारी होगा, किसको नुकसान पहुंचा सकता है। कल चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा या फिर नहीं लगेगा, साथ ही संकट काल में लगा चंद्र ग्रहण किन बातों का खास ख्याल हमको रखना है, इस बारे में भी आज हम पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको देने वाले हैं। तो ग्रहण से जुड़े अपने हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। आइए अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पच्चीस मई 2021 दिन मंगलवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 8:29 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 7:06 तक था। इस समय विशाखा नक्षत्र चल रहा है। वरयान योग सुबह 7:13 तक था। इस समय परिधि योग शुरू हो चुका है। आज नरसिंह जयंती है और छिन्नमस्ता माता की जयंती भी है। ऐसे में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है ना, तो राहु काल रहेगा 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा रात 8:29 से सुबह 5:25 तक, और यमगंड काल अभी से शुरू है और ये सुबह 10:35 तक रहने वाला है। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो भी राहु काल, भद्रा काल या यमगंड काल, जो अशुभ मुहूर्त हम बताते हैं, इसमें आपको न तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये दोनों ही चीजें इन अशुभ मुहूर्तों पर करने पर दुखदायी होती हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं, चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होने वाला है या नहीं, इस बार का चंद्र ग्रहण किन मायनों में खास है, यही सब बातें आज पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है या नहीं दिखने वाला है भारत में, साथ ही सूतक काल होगा? देखो, ऐसा है रोमिता, कल 26 मई को साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी उस समय आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया, जिसे उपछाया या पिनम्बरा भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो चंद्रमा पर पड़ती है और इसी उपछाया को चंद्र ग्रहण कहते हैं, जो आंशिक चंद्र ग्रहण से शुरू होता है। कल भारत में दिखने वाला चंद्र ग्रहण
एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। अभी अभी रोमिता ने पूछा कि सूतक मान्य होगा कि नहीं होगा, तो सूतक मान्य नहीं होगा। ये सूतक क्या होता है? पहली बार जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि जब ग्रहण शुरू होता है तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले से ही सूतक शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से ही सूतक शुरू हो जाता है। सूतक में ना तो भोजन करते हैं, ना तो कोई सांसारिक काम करते हैं, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन बंद हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्रहण नहीं है, ये उपछाया ग्रहण है, इसका कोई दोष हिंदुस्तान पर नहीं है। और भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन हाँ, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। कल लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2078 में वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को घटित होगा, जिसका प्रभाव वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ना तो सूतक का प्रारंभ लागू होगा, ना ही सूतक की समाप्ति होगी। तब आप ये सोच सकते हैं, जब भारत से इस ग्रहण का कोई मतलब ही नहीं है, तब पंडित जी फिर इस ग्रहण को क्यों बता रहे हैं? जब इस ग्रहण का कोई दोष नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, फिर इस ग्रहण के बारे में इतना विस्तार से चर्चा करने की हम लोगों के बीच में क्या आवश्यकता है? ठीक बात है। तो देखिए, ये कार्यक्रम टेलीविजन का अमेरिका में भी देखा जाता है, यूरोप में भी देखा जाता है, एशिया में भी देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है, यहां तक कि प्रशांत महासागर के उस पार भी देखा जाता है। जहां हमारे हिंदुस्तानी प्रवास करते हैं, वहां उन्होंने अपना सिस्टम सेट किया है हिंदुस्तान के चैनलों को देखने का, और ये धार्मिक कार्यक्रम वो बड़े दिलचस्पी से देखते हैं। तो यहां के लिए सूतक मान्य भले नहीं है, लेकिन वहां के लिए सूतक मान्य है। वहां क्या परहेज करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इसी कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर वो लोग ऐसा करेंगे। ठीक है। तो ये चंद्र ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखाई देगा, ना तो सूतक यहां पर लागू होगा, लेकिन विश्व के शेष देशों में जो इसका प्रभाव होगा उसके उपाय तो उन्हें करने ही होंगे। हाँ, सूतक की समाप्ति, लेकिन कोरोना काल में विश्व में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव 2-3 दिन तक जरूर दिखेगा। और 2-3 दिन का मतलब है कि जैसे ये चंद्र ग्रहण 26 तारीख को लग रहा है, तो 27 और 28 तारीख को भी इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव विश्व पर दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव बाढ़, तूफान, भारी बारिश, भूस्खलन, भूकंप, इन सब चीजों की वजह से ये दिखाई दे सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आपने जाना अभी कि महामारी में पड़ने वाला ये पहला चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, किन मायनों में खास है। साथ ही साथ पंडित जी ने आपको बता दिया है कि सूतक काल नहीं होने वाला है। साथ ही क्या प्रभाव इसका आप पर, हम पर, समाज पर, और इस महामारी काल में, क्योंकि ये पहला चंद्र ग्रहण है, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए साल का ये पहला चंद्र ग्रहण क्या लेकर आया है, किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, मेष राशि के वो जातक जो विदेशों में बसे हुए हैं, जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, उन्हें बताना चाहूंगा कि कल ये उपछाया चंद्र ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले 2-3 दिन तक मिला जुला साबित होने वाला है। क्योंकि आपके राशि से अष्टम भाव में यह ग्रहण लगेगा, मृत्यु स्थान में यह ग्रहण लगेगा। इससे द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन मन बहुत बेचैन रहेगा। मन को शांत रखना है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नीच राशि में, और वो भी केतु के साथ, तो कैसे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। मन में हलचल होना स्वाभाविक है। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और अपनी और मां की सेहत का ध्यान रखें। अगर वाहन चलाना आवश्यक है तो सावधानी से चलाएं। अपनों के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
कोई बड़ा या महत्वपूर्ण कार्य आने वाले 2-3 दिनों में ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर संकट से बचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा, आपके परिवार, काम, रिश्तों पर क्या असर डालने वाला है, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। साथ ही राशि अनुसार आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस चंद्र ग्रहण के दौरान, पंडित जी ये भी आपको बता दें। तो जरूर नोट करिए और उसी अनुसार आप काम करें। आइए बात करेंगे वृषभ राशि की। चंद्र ग्रहण का वृषभ राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, देखिए। देखिए, ये चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, इसका सूतक मान्य नहीं होगा। इसलिए भारत में रहने वाले वृषभ राशि के जातकों के लिए नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कल उपछाया चंद्र ग्रहण में आप आने वाले 2-3 दिन तक मिले जुले परिणाम अपने जीवन में देख पाएंगे। सोच समझकर आपको खर्च करना चाहिए और अपने परिवार को समय देना चाहिए। छोटे या बड़े हर तरह के कलेश और विवाद से अपने आप को पृथक अर्थात दूर रखना चाहिए। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों तक वृषभ राशि वालों को आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं। वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आपको सलाह है। अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सूर्य राहु की युति हो रही है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना ग्रहण काल में आपके लिए अमृत के समान गुणकारी होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 11 माला जप वृषभ राशि के जातक अगर चंद्र ग्रहण की समयावधि में करेंगे तो निसंदेह पूरे साल आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में आप पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है राशि अनुसार पंडित जी बता रहे हैं आपको। मिथुन राशि के जातकों पर किस तरह का असर कल पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का होगा, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले रियांश हमारे साथ बिहार से कालचक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रियांश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी हेलो। सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 1 दिसंबर 1987। हाँ बोलो बेटा। समय है 12:55 दिन का है। मुझे ये जानना है, और जन्म स्थान है पटना। मुझे ये जानना है कि मेरे लिए आगे भविष्य में जॉब करना उचित रहेगा कि अपना व्यापार करना उचित रहेगा। पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा हूँ लेकिन सेटिस्फैक्शन कहीं पे भी नहीं आई है। जल्दी जो है सो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और क्या कहते हैं, जॉब में बहुत आगे भी नहीं बढ़ पाया। देखो रियांश, सही बात। देखो, तुम्हारा चंद्रमा केतु के सानिध्य में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। और 33 साल की अवस्था हो जाने के बाद भी मानसिक स्थिति का ठीक न होना और अपने जीवन के टारगेट को लेकर के फिक्स न कर पाना, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि आपने जब प्रश्न किया है तो चंद्रमा 20 अंश 53 कला पर चंद्र राशि तुला राशि में गोचर कर रहा है और आपके आजीविका भाव का स्वामी है, लेकिन शुक्र से इसका संबंध 7वां है। तो मेरे कहने का मतलब है, नौकरी आप करेंगे लेकिन नौकरी में आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे और ना ही नौकरी से आपकी ठीक ढंग से आजीविका चल पाएगी। आपको चाहिए कि आप दवाई, केमिकल, पानी या कपड़ा, इन चीजों का अगर व्यवसाय करें तो आप अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे और आपका जीवन भी अच्छे ढंग से आगे व्यतीत होगा। सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए मेरे समझ से दवाई और केमिकल का काम है। दवाई और केमिकल का काम करके आप अपनी जिंदगी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल साल का संकट काल का पहला चंद्र ग्रहण है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का आप पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। राशि अनुसार भी ध्यान से देखिए कि आप पर किस तरह का असर पड़ेगा, आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अक्सर ग्रहण के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं और बहुत सारे ऐसे भी कार्य होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये आप तब जान पाएंगे जब आप काल चक्र बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, मिथुन राशि के जातक हैं तो इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ग्रहण के अशुभ फल को दूर करने के लिए कौन से उपाय आपको कल करने चाहिए, देखिए। देखिए, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और हिंदुस्तान से बाहर विदेश में रहते हैं, वहां जहां ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए आने वाला 2-3 दिन मिला जुला ही साबित होगा। आपको हर तरह के वाद विवाद से दूर रहना होगा और शुभ फल प्राप्त तो होंगे, लेकिन मन को शांत रखने की जरूरत है, क्योंकि कल गोचर बुध भी बदल चुका होगा आपकी राशि में, मंगल बुध की युति भी हो चुकी होगी। मेडिटेशन या योगा करें। हालांकि चंद्रमा के प्रभाव के कारण मिथुन राशि के जातकों के जीवन में धन लाभ के योग तो बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जिनके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी। कुछ इस तरह की घटनाएं भी आपके सामने आ सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रातः काल स्नान करके दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें और अगर हो सके तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के 108 नामों का भी पाठ करें और अगर संभव हो तो दुर्गा के 108 नाम पढ़ते हुए 108 फूल दुर्गा जी के श्री चरणों में समर्पित करें। इससे आपकी चाहे जितनी बड़ी मनोकामना होगी वो भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कल लगने वाले चंद्र ग्रहण का कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले राजेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी नमस्कार। हेलो पंडित जी नमस्कार। हेलो राजेश जी, आप सीधे अपना सवाल करें। नमस्कार, बोलिए जी। मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना था जी, जिसकी जन्म तिथि है 14 सितंबर 1993 और जन्म है 2:10 सुबह का। क्या जानना चाहते हैं? और विवेक नाम है जी। उनके नौकरी के बारे में क्या जानना चाहते हैं राजेश जी? कोई काम हल नहीं हो रहा, नौकरी में असफलता मिलती है बार बार। चलिए मैं बताना चाहूंगा राजेश जी, आपके जी शनि और मंगल दोनों ग्रहों को अगर देख रहे हैं तो दोनों ग्रहों की स्थिति 6वीं 8वीं बनी हुई है। अभी तो नौकरी में असफलता के ही योग है और जहां तक मैं समझ सकता हूं कि 17 जनवरी 2023 के बाद अगर ये नौकरी करना चाहेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। अभी उसके पहले तो नौकरी में सफलता के योग नहीं है। ना तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, ना तो बहुत डिप्रेशन में जाने की जरूरत है, बल्कि शनिवार की शाम इनको सुंदरकांड का पाठ करने की जरूरत है। सुंदरकांड का पाठ करें, बतासा का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने के बाद थोड़ा सा बतासा किसी गाय को खिलाएं और बाकी बतासा प्रसाद के रूप में अपने घर में बांटें। ये उपाय अगर 7 शनिवार हो गया तो निसंदेह इनकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इनका जीवन और इनका भाग्य ठीक रास्ते पर आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कर्क राशि की। कल लगने वाले चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव कर्क राशि वालों पर पड़ने वाला है, साथ ही इसकी काली छाया से बचने के लिए आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, देखिए। आपकी अगर कर्क राशि है और आप हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं और विशेषकर वहां जहां ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा, तो कल इस चंद्रग्रहण का जो प्रभाव आपके ऊपर होगा वो ये होगा कि 27 और 28 मई को आपके जीवन की जो घटनाएं होंगी वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकती हैं।
और आपके उदर विकार, पेट में तकलीफ भी हो सकती है खान पान के व्यतिक्रम के कारण। लेकिन जिस भी काम को आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों को अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी बाहरी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की बातों में आने से बचें, और अगर कोई लालच या प्रलोभन आपको दे रहा है, कोई चीज मुफ्त में देने की आपको बात कर रहा है, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो यहीं पर आप ठगे जाएंगे। गाड़ी बहुत संभल कर चलाइए, और हो सके तो आने वाले 2-3 दिनों तक आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, और खास करके तब यात्रा नहीं करनी चाहिए जब मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई हो कि इस क्षेत्र में उत्पात हो सकता है या किसी प्रकार का तूफान आ सकता है। तब तो आपको बिल्कुल संभल करके रहना चाहिए। मन बेचैन रहेगा, अचानक कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आपको ही क्या, पूरे विश्व को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का पाठ करता है, प्राणायाम करता है, जानते हैं उसके पूर्व जन्म के सारे प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाते हैं और उसका भाग्योदय हो जाता है। इसलिए अगर आप सारे उपायों को करते करते थक गए हैं, लेकिन जिंदगी में आपको राहत नहीं मिली, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ी, तो मेरा भी एक कहना मान लीजिए, आप गीता का कोई एक श्लोक, कोई एक मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए। जो कहती है गीता, उसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने जीवन में उसको अमल में लाइए, उस तरह से अपने जीवन को, उस तरह से अपने कैरेक्टर को बनाइए। गीता के 700 श्लोक, 700 श्लोक अत्यंत चमत्कारिक और कामधेनु के समान फल देने वाले हैं। एक भी मंत्र को अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो वह व्यक्ति देव तुल्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कालचक्र दर्शक पंकज से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म स्थान 6 फरवरी 1980 है, 12:50 दोपहर, मधुबनी बिहार। और मेरा सवाल है सरकारी नौकरी और स्वास्थ्य के बारे में। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहे हो तो डटे रहो। अभी तो सरकारी नौकरी मुंह से कह रहे हो पाने के लिए, लेकिन उसके अनुकूल मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल। अगर एक दिन मेहनत करते हो तो 2 दिन लापरवाही करते हो। इस हिसाब से तो सरकारी नौकरी मिलने से गई। लेकिन जो मुझे ट्रांजिट आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि 2022 में ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी कि आप सचमुच में तैयारी करेंगे गंभीरता के साथ, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो सरकारी नौकरी का योग तो बना हुआ है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। इसके लिए आपको तैयारी भी करना होगा, राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ भी करना होगा, और भगवान राम का हर समय स्मरण करते रहना होगा। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तो देखो, इसके लिए तो टेंशन ही मत लो। थोड़ा सा नसों में खिंचाव की प्रॉब्लम है। अगर आप अपने हाथ से सरसों का तेल लगा करके सुबह शनिवार को, और उसके बाद में शरीर में तेल लगाने के बाद स्नान करेंगे, तो सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा बीमारी परेशान कर रही हो तो एक सफेद झंडा बुधवार के दिन किसी पीपल के पेड़ में सुबह बांध दो। इससे आपकी बीमारी में काफी हद तक राहत मिलेगी। कल लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण लगने से किन राशियों पर इसका बुरा साया पड़ेगा, किन लोगों को चंद्र ग्रहण में खास सावधानियां रखनी है, ये सब आज आपको पंडित जी बता रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो कल जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसकी काली छाया से बचने के लिए आपको क्या खास उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके चतुर्थ भाव में सुख स्थान में ये ग्रहण लगने जा रहा है।
तो अगर आप हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं और जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है वहां रहते हैं तो निश्चित रूप से नीच राशि का चंद्रमा केतु के साथ जो है ये आपको मिलाजुला फल देगा। यहां तक कि आपको 2-3 दिनों तक बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत सोच समझ करके 2-3 दिनों का समय व्यतीत करना होगा। अपने लोगों को आपको समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को भी आपको समझना चाहिए। काम में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना होगा। थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, थोड़े से धैर्य की जरूरत दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और किसी छोटे रोग को भी अवॉइड न करें। कारोबार में पैसों को लेकर के भी सतर्क रहना चाहिए। किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के कहने पर कहीं पूंजी निवेश न करें और तनाव और चिंता से बिल्कुल मुक्त रहें। गजेंद्र मोक्ष, अगर आपके ऊपर कुछ लोन है, कुछ लायबिलिटी है जिसके कारण आप कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपने फ्यूचर को लेकर के, आप अपने भविष्य को लेकर के अनिश्चितता के माहौल में रहते हैं, तो देखिए गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है उसका आप पाठ करिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और बड़े ही आर्त मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। जिस तरह से गज और ग्राह की लड़ाई में भगवान श्री हरि विष्णु ने गजराज को बचाया था, ग्राह को मारा था, उसी तरह से इस कर्ज के मकड़ जाल में जो आपका शरीर फंसा हुआ है, इससे आपको श्री हरि निकाल लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आप लोग बार बार ये सुनते होंगे कि चंद्र ग्रहण जब लगे या सूर्य ग्रहण जब लगे तो उस समय मंत्र सिद्ध करना चाहिए। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब लगे तो गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो मतलब कि गाय के गोबर से अपने पेट को मतलब कि सुरक्षित करें। आप ये भी सुनते होंगे कि उस समय कोई पानी नहीं पीना चाहिए, कोई अनाज नहीं खाना चाहिए, कोई चाय नहीं पीना चाहिए, कोई खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए लागू नहीं होता। वो जैसे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बात हमारे भी समझ में नहीं आती थी पहले बचपन में कि ग्रहण में ही क्यों मंत्र सिद्ध होता है, दिवाली में ही क्यों मंत्र सिद्ध होता है। आखिर ऐसा क्या लेकर के ग्रहण आता है कि जो ये मंत्र सिद्ध कर देगा। जब सूर्य और चंद्रमा दुखी हों तो ये मंत्र सिद्ध कर देगा, या दिवाली पर जब काली रात हो तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे उसका उत्तर मिला जब स्वर विज्ञान का ज्ञान हुआ। स्वर विज्ञान का ज्ञान अगर हो जाए तो धरती पर कोई ज्ञान होना बाकी नहीं रह जाता। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान है कि आपके दोनों नासिका के छिद्रों से बारी बारी से श्वास चलती है, और कब आपके बाईं नाक से श्वास चल रही है, कब ये ट्रांसफर होकर आपके दाहिनी नाक में आ गई, कब दाहिनी नाक से बाईं नाक में चली गई। अगर ये आप पता लगाने में सक्षम हैं, अगर ये आप जान जाते हैं हाँ मेरी बाईं नासिका का श्वास अब दाहिनी में पलट गया है, दाहिनी का श्वास बाईं में पलट गया है, या दोनों का एक साथ श्वसन क्रिया हो रही है, अगर ये जानने में आप सफल हैं, इसका मतलब आप प्रकृति को पहचानते हैं, इसका मतलब कि आप ईश्वर की सृष्टि को पहचानते हैं। और ये सूर्य और चंद्रमा ग्रहण काल में अगर चंद्र ग्रहण रहता है तो दोनों 180 डिग्री पर एक दूसरे से दूर होते हैं, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो दोनों की स्थिति एक साथ होती है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, उसके साथ राहु हो या केतु हो। ये परिस्थिति खगोलीय ये स्थिति बनती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आमने सामने हो या सूर्य चंद्रमा की युति हो, तो प्लानर पॉइंट और क्रिएटिव पॉइंट दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो उस समय मनुष्य के शरीर में समाधि की अवस्था जागृत होती है। सुषुम्ना का जब प्रवाह चलता है तो मनुष्य आंख बंद करने के बाद समाधि में चला जाता है अपने आप। समाधि उस चीज का नाम है जिसमें आपको स्वर्ग से भी ज्यादा सुख महसूस होता है। आप सब प्रकार की चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं और आपको एक शाश्वत शांति की अनुभूति होती है। तो उसी सुषुम्ना के प्रवाह में मंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मंत्र जप करने के लिए कहा जाता है, और इसीलिए दीपावली की रात भी सूर्य और चंद्रमा
एक ही राशि में रहते हैं। इसलिए दीपावली के रात भी ये मंत्र सिद्धि का प्रयोजन बताया गया है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ना तो कोई सांसारिक कार्य करना चाहिए, ना तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श करना चाहिए, ना तो यात्रा का प्रारंभ करना चाहिए, और ना किसी प्रकार का कोई भी सांसारिक कार्य जो आपसे संबंधित हो उसे करना चाहिए। सिर्फ क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, और ग्रहण के बाद लोगों को दान करना चाहिए। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, जो भी दान आपसे बन सकता है वो आप करें, तो निश्चित रूप से ये ग्रहण एक तरह से आपके लिए वरदान बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक बोकारो से अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका काल चक्र में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, बार बार जा रहे हैं, कहीं लड़का सेट नहीं हो पा रहा है। उसका नाम है रजनी कुमारी और उसका उम्र है 23 अगस्त 1992। हाँ, देखिए अशोक जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी है सूर्य, जो इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में है, और वहीं पे शुक्र की भी स्थिति बनी हुई है। आपके पुत्री के विवाह में अभी जो मैं देख पा रहा हूं अशोक जी, उसके आधार पर सूर्य शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। अभी से लेकर के 45 दिनों के बाद कहीं रिश्ता मिलने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए आप अपने बेटी से कहिए कि वो रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ देसी घी का दिया जला करके सुबह 9 बार, शाम को 9 बार किया करे। ये उपाय अगर वो 21 दिन कर देगी तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं अच्छा घर बर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेट हो चुका है, 30वां साल चलना कोई छोटी बात नहीं होती है। 29 और 30 साल की उम्र शादी के लिए ज्यादा ही होती है, लेकिन अब सही समय आया है और विवाह होगा। विवाह की तैयारियां करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जून के अंत और जुलाई के प्रारंभ तक आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इससे दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ जरूर करवाएं 21 दिन तक, सुबह और शाम दोनों समय। तो कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ऐसे में साल का पहला चंद्र ग्रहण आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके परिवार पर इसका क्या असर होगा? जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि सूतक काल मान्य नहीं है, ना ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है, लेकिन इसका असर 2 से 3 दिनों तक आप पर रह सकता है। इसलिए राशि अनुसार कौन सी सावधानियां, कौन से उपाय आपको घर बैठे करने हैं कल लगने वाले चंद्र ग्रहण से बचने के लिए, यही पंडित जी बता रहे हैं। कन्या राशि के जातक हैं तो कल क्या सावधानी रखेंगे, देखिए। देखिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है और संयोग से आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं इस समय विश्व में जहां ये ग्रहण कल दिखेगा, तो आप आने वाले 2-3 दिनों तक अपनी प्लानिंग बहुत सोच समझ कर बनाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तब तो निश्चित रूप से ये ग्रहण आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा। आपकी किस्मत आने वाले 2-3 दिनों में बुलंदी के साथ आपके साथ रहेगी और आपका भाग्योदय होगा। आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा, नौकरी में भी तरक्की होगी। निवेश के लिए समय ठीक है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर कोई काम करेंगे तो आपको भी नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी से बचिए और हो सके तो भगवान शिव की पूजा करिए। भगवान शिव को समाधि की अवस्था में अपने त्रिकुटी पर ध्यान देते हुए पद्मासन या सुखासन में बैठ करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करवा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप 24 मिनट करिए। 24 मिनट करो। अगर पूरी जिंदगी का आनंद न महसूस हो जाए तब आप फोन करके कहना कि क्या मैंने आपको बताया था। बस
ये तर्जनी उंगली अंगूठे से मिला लो, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को आप सीधी रखो, भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर ध्यान दो और ओम नमः शिवाय की गंगा आपके जिह्वा से बहने लगे। बस 24 मिनट बाद ही आप देखिए आपका शरीर फूल की तरह हल्का हो जाएगा, सारी नकारात्मक वृत्ति आपसे समाप्त हो जाएगी और आप सुख चैन के साथ हंसते हुए किसी से मिलेंगे, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कल लगने वाला चंद्र ग्रहण तुला राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही इस ग्रहण के अशुभ फल को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय कल कर लेने चाहिए, आइए देखते हैं। तुला राशि से द्वितीय भाव में धन के स्थान में ये ग्रहण लग रहा है। अनुराधा नक्षत्र पर वृश्चिक राशि पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में यदि आप जहां रहते हैं वहां ये ग्रहण दिखाई देने वाला है तो आपको 2-3 दिन तक अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। पैसों का लेन देन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। निवेश भी करने से बचिए क्योंकि धनहानि का प्रबल योग बना हुआ है। जब धन स्थान में राहु होगा, केतु होगा और वो भी चंद्रमा के साथ होगा तो नुकसान तो होगा, संचित धन का व्यय तो होगा। ऐसे में पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आप सबसे अपने रिश्ते मधुर रखिए, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपके हर संकट से आपको राहत दिलाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाकर के यदि आप बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते रख करके हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करें तो निसंदेह आपका भाग्योदय होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ने से पहले कालचक्र दर्शक घनश्याम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/9/63 और कोई भी काम करता हूँ उसमें असफलता मिलती है मुझे शाम 4 बजे। कोई नाम है आपका? जी पंडित जी, घनश्याम। आपका और कोई प्रचलित नाम है? नहीं पंडित जी, एक ही नाम है। अच्छा, देखिए मैं आपको, अच्छा ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा घनश्याम जी, आजीविका भाव में तो आपके बृहस्पति बैठा हुआ है। आप सज्जन आदमी हो, इतनी उम्र व्यतीत हो गई है, आपने कोई जीवन में गलत काम तो किया नहीं है, लेकिन सफलता न मिलने का जो कारण मैं देख पा रहा हूं घनश्याम भाई, वो ये है कि आप पहली बात तो महत्वाकांक्षी नहीं है। आपको बहुत हाय नहीं है कि पूरे देश की दौलत मुझे मिल जाए और सारी संपत्ति मैं बटोर कर रख लूं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये सोचते हैं कि जिस काम को आप सुगमता से कर सकते हैं उसी में आप हाथ लगाते हैं, जो काम आपके बस का नहीं है उसको आप शुरू नहीं करते हैं। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हर रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में आकर के एक ऊनी कंबल पे खड़े होकर पूरब मुंह करके दोनों हाथ ऊपर उठाकर हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ये उपाय आप 24 दिनों तक लगातार करिए, उसके बाद भी बंद मत करिए। अब देखिए, उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं आप जहां वहां से कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जीवन का जो उन्नति और उत्थान वाला कालखंड था वो तो हमसे मिलने के पहले ही आपने खत्म कर दिया है। अब इतना जरूर आपसे कहूंगा कि अगर आप श्री सुक्तम और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर देंगे तो जब तक जीवन है तब तक कम से कम सम्मान सहित आपकी जिंदगी चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कल लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर वृश्चिक राशि पर किस तरह से पड़ेगा? आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं, किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक गुड़िया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। गुड़िया जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अपने बड़े बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तारीख है 29 मार्च 2001
रात में 11:39 बेगूसराय बिहार। गुरु जी, इसके लिए ये मैं पूछना चाहती हूँ कि नीट की परीक्षा होने वाली है इस साल इसकी, तो ये फिजिशियन या सर्जन डॉक्टर बनेगा, इसमें इसका भविष्य कैसा होने वाला है? देखो गुड़िया जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उसके शिक्षा भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि में बनी हुई है। हो सकता है कि नीट की परीक्षा ही कैंसिल हो जाए, लेकिन जब भी नीट की परीक्षा होगी तो ये चयन पाने में सफल रहेगा। लेकिन हो सकता है कि MBBS ना हो, क्योंकि राहु और शुक्र बुध तीनों साथ में है। हो सकता है दांत का डॉक्टर बन जाए। जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके आधार पर सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन MBBS में एडमिशन हो जाएगा ये नहीं कह सकते हैं। अगर MBBS में एडमिशन चाहिए तो कम से कम आपको इनके लिए सूर्य की शांति करवानी चाहिए। सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में रविवार को अपने घर आयोजित करना चाहिए और कम से कम 1080 आहुति हवन करवाना चाहिए और 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के समय ये थोड़ा सा नर्वस होता है, इसको एग्जामोफोबिया भी कह सकते हो, सूर्य राहु की युति के कारण होता है। मतलब ये जल्दी और घबराहट में काफी चीजें मैनेज नहीं कर पाता है, और सूर्य की शांति होने के बाद इसके अंदर जो गंभीरता आएगी उससे इसको सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं होगा। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए आने वाले 2 से 3 दिन कैसे बीतेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो कैसा प्रभाव आप पर पड़ने वाला है, देखिए। आपकी ही राशि पर ग्रहण हो रहा है। वृश्चिक राशि में ही चंद्र केतु का मिलन ये ग्रहण कर रहा है। ऐसे में आने वाले 2-3 दिन 27-28 तारीख तक आपको बहुत ही ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और परिवार में वाद विवाद ना हो, अपनी जीवन संगिनी या जीवन साथी से कलेश न हो, इसका भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। आर्थिक नुकसान से सतर्क रहिए और वाहवाही में आकर के फिजूल खर्च मत करिए। जितना हो सके आने वाले 2-3 दिनों तक उतना धार्मिक कार्यों में रुचि लीजिए, मेडिटेशन करिए, मानसिक एकाग्रता करिए और जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र को शांति पूर्वक जप करने का प्रयास करिए। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपका आने वाला भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक राजेश हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। राजेश और राजेश जी अपना सवाल करें और अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें ताकि पंडित जी स्पष्ट रूप से आपको सुन पाए। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और मेरी जन्म तिथि है 20 जून 1981। समय है शाम को 7:40। मेरी नौकरी थी, उसमें मेरे ऊपर आक्षेप लगा है और उसमें FIR दर्ज है, तो मुझे नौकरी का पूछना है और नौकरी वापस मिलेगी या नहीं और कोर्ट केस कब तक खत्म होगा और जीत होगी या नहीं। देखो भाई, आपने नौकरी आजीविका के लिए राजेश प्रश्न पूछा है, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है जो इस समय केतु के सानिध्य में मंगल केतु के बीच में है। ये हम कह सकते हैं कि इस पर शनि की भी दृष्टि है। अभी नौकरी वापस मिलना आपके लिए इतनी सीधी बात नहीं है। 17 जनवरी 2023 के बाद और 25 मार्च 2025 के पहले आपको फिर से नौकरी मिल सकती है। आप आरोप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अभी निकट भविष्य में कोई आशंका हमको नहीं दिखाई दे रही है जहां आपको राहत मिल सके। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप 40 दिन तक लगातार किसी शिव मंदिर में जाएं और जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें, अगर ये उपाय आप 40 दिन लगातार कर दें तो आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में आ रही जो अड़चन है उसका समाधान दिखाई देगा और फिर से आप नौकरी पर बहाल हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन राशि के जो जातक हैं उन पर इसका अलग अलग असर पड़ने वाला है। 2 से 3 दिन तक ये असर रहेगा और ऐसे में पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि अलग अलग राशि अनुसार आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय आपको करने हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि सूतक काल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें जरूर ध्यान में रखिए। साथ ही जो उपाय पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कल लगने वाले चंद्र ग्रहण के लिए, इन्हें आपको घर पर रहकर ही करना है, घर से बाहर निकलकर कहीं नहीं जाना है इन उपायों को करने के लिए। तो इन बातों का जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखिए। लक्ष्मी हमारे साथ कालचक्र दर्शक बिहार से जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्ते। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 7वां महीना 1994 है। जन्म समय है 7:35, दिन बुधवार, स्थान है कानपुर। पंडित जी मैं बहुत सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, पुलिस फोर्स के लिए, मेरी जॉब नहीं लग रही है। देखो बेटा, ऐसा है, आपको अभी निराश नहीं होना चाहिए। आपके प्रश्न के हिसाब से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अब जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आपको एक उपाय छोटा सा करना चाहिए। 2 केले के पेड़ किसी मंदिर के आसपास लगा दीजिए और उसमें 43 दिन तक लगातार जल और हल्दी डालिए। जल और हल्दी डालते रहिए और शाम के समय एक दिया वहां ले जाकर जलाते रहिए। 43 दिनों के अंदर ही आपके सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता न करें, आपकी पुलिस में भर्ती हो सकती है। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। कल लगने वाले चंद्र ग्रहण का धनु राशि के जातकों पर क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही किन सावधानियों का आपको पालन करना चाहिए, देखिए। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है और आप वहां रहते हैं जहां ये चंद्रग्रहण कल दिखाई देगा, जहां ये सूतक लगेगा भारत के अलावा, तो आपको आने वाले 2-3 दिनों तक बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने जीवन को लेकर के, अपने करियर को लेकर निर्णय लेना चाहिए। किसी को कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। कुल मिलाकर आने वाले 2-3 दिनों तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। मतलब अगर आपसे बोलते बने, अच्छा आप बात करें, तो आपको इनाम में हाथी मिल सकती है। और अगर नहीं बोलते बन रहा है, कुछ ऐसी बात आप बोल रहे हैं जो सर्वसाधारण को बुरी लग सकती है, तो हाथी के पैर के नीचे भी दबाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वशीकरण का मंत्र है तजदे वचन कठोर। वशीकरण का और कोई मंत्र नहीं होता है। वशीकरण का मंत्र होता है कि आप कठोर बोलना बंद कर दीजिए, पूरे संसार पर आपका वशीकरण हो जाएगा। तो कल आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो धनहानि के योग बने हुए हैं और वाद विवाद की संभावना है। देखिए, इसका स्वाभाविक कारण है कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा केतु दोनों हैं और वहीं पर ग्रहण लग रहा है, तो व्यय होना, आर्थिक नुकसान होना, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन जितना आप अलर्ट रहेंगे उतना ज्यादा आप बचे रहेंगे। कहीं झगड़ा हो रहा है तो उससे आप दूर रहिए। नौकरी और कारोबार में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अपने भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करिए। आर्थिक नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करें या सुनें। अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो अपने यहाँ किसी रेडियो में या जैसे भी हो, आप महामृत्युंजय जप का कैसेट लगा दीजिए और वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से लेकर के सूर्योदय तक चलता रहे। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी और आप खुश और प्रसन्न रह पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कि मकर राशि के जो जातक हैं उन पर कल लगने वाले चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, क्या सावधानी, किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले अजय हमारे साथ प्रयागराज से कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं अजय कुमार दीक्षित इलाहाबाद से।
हाँ सदा कीजिए। हेलो जी, इलाहाबाद से 22/10/65 हमारा जन्मदिन है। मैं जो पंडित जी बहुत परेशानी की स्थिति में गुजर रहा हूँ। मेरी नौकरी वगैरह कुछ नहीं चल रही है। 2.5 साल से मैं खाली बैठा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ, लेकिन कोई सफलता आज तक नहीं मिली। घर भी हमारा जो है नहीं है हमारे पास। किसी के मतलब जो है किराए के मकान में 50 साल से रह रहे हैं। कोई मकान वकान नहीं, कोई धन दौलत कुछ नहीं, मतलब हर तरह से जो है परेशानी ही है। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फल हमें नहीं मिला आज तक। मेहनत भी करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हमारा लड़का भी है जी। मैं आपको बताऊं कि आपने जो अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अब 56 साल के हो गए हैं और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है, आजीविका भाव का स्वामी शनि है। दोनों की परस्पर 6ठी 8वीं स्थिति इस बात का संकेत है कि सचमुच में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इतने दिनों से भाग्य से आप दूर हैं। लेकिन ये भी मैं कह सकता हूं प्रश्न के आधार पर कि आपके 10वें भाव का शनि आपको अवसर परखने नहीं देता है। आप अवसर ढूंढ नहीं पाते हैं, बल्कि जहां से लोग दौलत कमाकर मालामाल होकर आते हैं वहां से भी आप खाली हाथ लौटते हैं। तो कहना ये चाहूंगा कि आप स्वयं सूर्य को अर्घ दे करके और कम से कम 324 बार गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करें और अपना भोजन पूर्ण रूपेण सात्विक कर दें। यहां तक कि लहसुन प्याज का भी सेवन बंद कर दें और श्री सुक्तम का जो पाठ है उसके 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करें। ये उपाय अगर आप 125 दिन तक करेंगे तो 126वां दिन आपके जीवन के दुखों के अंत का दिन होगा और आप महसूस करेंगे कि ईश्वरी सत्ता क्या चीज होती है। प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल पर रह करके भी और अगर आप दीनहीन हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। दुनिया प्रयागराज में जाकर के 1 मिनट के अंदर अपने सारे कोर्स धोकर आ जाती है और आप प्रयागराज में रहते हैं। आप उपाय करिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, तो संकट काल में किस तरीके से चंद्र ग्रहण आप पर असर डालेगा, पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर आप भी उत्सुक होंगे जानने के लिए। अगर मकर राशि के जातक हैं तो कल किस तरह का असर आप पर पड़ेगा या आने वाले 2 से 3 दिन क्या सावधानी आपको रखनी है, देख लीजिए। कल 26 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण मकर राशि के जातकों के आय भाव में अर्थात एकादश भाव में हो रहा है। आने वाले 2-3 दिनों तक काफी लाभ का आप अनुभव करेंगे और वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव भी खत्म होगा। आपको अपने काम में सफलता भी मिलेगी और नौकरी में बदलाव के भी प्रबल योग हैं और अच्छे के लिए बदलाव होगा, बिल्कुल डरना नहीं है। अपने रिश्तों को नजरअंदाज मत करिए और आने वाले 2-3 दिनों तक जल्दबाजी और उतावलेपन से बचते हुए आगे बढ़िए, धैर्य रखिए। दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी है। लाल फूलों की माला दुर्गा मंदिर में समर्पित करना, गाय के घी का दिया जलाना, श्री सूक्तम के पाठ करना, ये आपकी सोई किस्मत को जगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चंद्र ग्रहण का असर कुंभ राशि के जातकों पर कैसा रहेगा, देख लीजिए। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि कल उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसका भारत में ना तो कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, ना कोई सूतक लगेगा, ना मंदिर के कपाट बंद होंगे। तो इस ग्रहण का असर भारतवर्ष पर नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के बाहर जो हमारे लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और वहां टेलीविजन पर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे,
अगर उनकी कुंभ राशि है तो उन्हें बताना चाहूंगा कि आप आगे आने वाले 2-3 दिनों तक अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम करके शरीर को नुकसान मत पहुंचाइएगा। सफलता प्राप्त करनी है तो काम के प्रति लापरवाही भी ना हो, मेहनत करने से भी पीछे ना हटिए। गाड़ी बहुत सावधानी से आपको चलानी चाहिए, यात्रा करने से हो सके तो बचें। आने वाले 2-3 दिनों में कारोबार में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सभी से सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आज आपको हनुमानाष्टक या हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और कल ग्रहण में आपको चाहिए कि जिस समय ग्रहण काल हो और आप अगर बाहर रह रहे हैं तो एक पाठ सुंदरकांड का आप कर लें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। कल लगने वाला चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या ये ग्रहण आपके लिए अशुभ है या फिर शुभ है? कौन से उपाय आपको कल कर लेने चाहिए, देखिए। देखिए, कल जो उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये मीन राशि के जातकों को अपने परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखने के लिए संकेत कर रहा है। परिवार की आकस्मिक तबीयत खराब हो सकती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है, पूरे परिवार में तनाव हो सकता है और पैसे का भी अपव्यय होगा। आने वाले 2-3 दिनों तक किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए और बातचीत से गलतफहमी को अगर दूर किया जाए तो शायद ये बहुत अच्छा होगा। काम में लापरवाही न बरतिए और कड़ी मेहनत करिए। देखिए, किसी तरह का बड़ा या महत्वपूर्ण बदलाव या कोई फैसला आने वाले 2-3 दिनों तक अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको कुछ भी नहीं परिवर्तन करना चाहिए। करना क्या है आपको? ग्रहण काल में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है कि आप कैसे जिएंगे। कहते हैं कि सन्यासी कौन है भाई? जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, गेयः नित्य स सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। उस आदमी को नित्य आप और इसी के साथ आज के लिए कालचक्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।